Hello everyone, welcome to the SciFly Chemistry, and in this session we are going to learn about the Bio-inorganic Chemistry। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स आपके लिए लाए हैं। तो देखो, Bio-inorganic Chemistry is nothing but use of such metal iron, cobalt, zinc, magnesium, sodium, potassium, manganese and etc. Use of all these metals in biological processes, right? Use of all the metals in biological processes is called as bio-inorganic chemistry. Now, why the inorganic word is there? Because all metal, they are considered as inorganic element. Organic elements are carbon, hydrogen. All other elements are inorganic, and use of these inorganic element into biological processes is called as bio-inorganic chemistry. अब इसमें भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करेंगे कि एग्जाम में किसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है, उस पॉइंट के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट मेटल ऑफ बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो द इम्पॉर्टेंट मेटल ऑफ बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आयरन। ठीक है, सो आयरन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल इन बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आयरन कंटेनिंग compound which are used in biological processes, that compound is hemoglobin, myoglobin. So hemoglobin, myoglobin are bioinorganic compound, are hemoglobin which is represented as Hb, myoglobin Mb. ये ऐसे कंपाउंड है जिनका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और इनमें एक्टिव साइट पे आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनमें एक इम्पॉर्टेंट रिंग सिस्टम होती है जिसे बोला जाता है पॉर्फिरिन रिंग सिस्टम। सो दिस पॉर्फिरिन रिंग इज एक्टिंग एज अ लिगैंड। जैसे मेटल के साइड में लिगैंड्स होते हैं, वैसे आयरन के सराउंडिंग में अगर ये पॉर्फिरिन रिंग है देन दिस इज एक्टिंग एज अ लिगैंड ऑफ आयरन। सो पॉर्फिरिन रिंग के बारे में हम अभी देखते हैं। पॉर्फिरिन रिंग कंटेन 4 nitrogen atoms, right? So 4 nitrogen atom, each nitrogen atom, it is located in this pyrrole ring. The ring system is pyrrole ring system, right? So 4 nitrogens are there, total 2 NH groups are there. 4 नाइट्रोजन में से 2 NH है और 2 सिर्फ नाइट्रोजन है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम है। देखो आप, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सो सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स दे आर एट अ कॉन्जुगेट पोजीशन। Conjugated pi system is there and there are total 11 double bonds in porphyrin ring. तो ये जो porphyrin ring है जो मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है उसमें टोटल 11 डबल बॉन्ड है। किस तरीके से मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है देखो। सो हियर आयरन इज देयर। अब 2 नाइट्रोजन ना वो NH होते हैं, NH, और 2 नाइट्रोजन जो है, सॉरी यहाँ पे NH नहीं आ सकता क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है। ठीक, सो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है तो ये नाइट्रोजन रहेगा, वैलेंसी 3 सेटिस्फाई हुई है। अब यहाँ पे NH लिख सकते हो, यहाँ पे NH लिख सकते हो। अब टोटल हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर? 11 डबल बॉन्ड्स आर देयर, और सारे के सारे डबल बॉन्ड्स जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है। ये रिंग जो होती है ना, ये पूरी प्लेनर रिंग सिस्टम होती है, प्लेनर रिंग। सो द पॉर्फिरिन रिंग इज प्लेनर रिंग, it is having 11 double bond and it satisfies 4n+2 rule where n is any integer and 4n+2 it defines the pi electron, number of pi electron. तो 11 double bond अगर है so there should be 22 pi electron. So 22 आने के लिए 4 × 5 + 2 ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो 22 आंसर आ जाएगा। So this is aromatic in nature. The ring which obeys 4n+2 rule where n is any integer and 4n+2 is nothing but the total number of pi electron, then that ring is aromatic in nature. और एरोमेटिक के लिए और एक कंडीशन होती है, वो प्लेनर होनी चाहिए रिंग। तो ये प्लेनर भी है,
4n+2 रूल भी ओबे करती है. सो द porphyrin ring is aromatic in nature. तो स्टार करके ये बात लिख लो. अब whenever porphyrin ring, this ring, ये जो आप देख रहे हो ना, so this ring is porphyrin ring. यहाँ मिडल में आयरन इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और आयरन को 4 नाइट्रोजन अटैच है. सो हियर इट इज 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ प्लेन. Below the plane, 1 coordination site is there, that is nitrogen from histidine. This nitrogen from histidine group is attached at 5th coordination site. 5th coordination site, and this 6th coordination site is empty for O2 ligand. तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, Fe attached to porphyrin ring, आयरन प्लस porphyrin सिस्टम. अब आपको एक बात बता देती हूँ, आयरन प्लस porphyrin टुगेदरली इट इज कॉल्ड एज हीम ग्रुप. दिस इज कॉल्ड एज अ हीम ग्रुप. ठीक है ना. आयरन प्लस porphyrin, यहाँ पे मैंने लिखा है आयरन प्लस porphyrin इज कॉल्ड एज अ हीम ग्रुप. आयरन प्लस porphyrin. ठीक है, आयरन प्लस porphyrin. अब हम आएंगे हीमोग्लोबिन की तरफ. सो इन हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन अ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन. हमारा ऑक्सीजन कैरी करने का फंक्शन जो है वो हीमोग्लोबिन कैरी आउट करता है. सो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट. तो ये देखो 1 2 3 4. सो दीज 4 हीम ग्रुप, ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर 4 हीम ग्रुप. हीम ग्रुप का मतलब होता है आयरन प्लस porphyrin. तो ऐसे 4 सब यूनिट को मिला के एक हीमोग्लोबिन का यूनिट बनता है. दिस इज होल हीमोग्लोबिन यूनिट. उसमें से 2 यूनिट जो है वो अल्फा टाइप के होते हैं. 4 सब यूनिट में से 2 सब यूनिट अल्फा टाइप के हैं और ये दूसरे 2 सब यूनिट जो है ये बीटा टाइप के हैं. तो टोटल 4 सब यूनिट है, 2 अल्फा टाइप के, 2 बीटा टाइप के, और चारों सब यूनिट को जोड़ने का काम जो है वो चेन ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन करता है. ये जो आप देख रहे हो ना, दीज सर्कल्स, दीज लाइंस, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन, जिनको ग्लोबिन भी बोला जाता है. सो दीज ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन, दे ज्वाइन ऑल दी 4 सब यूनिट. सो चारों हीम ग्रुप ग्लोब्यूलर प्रोटीन से ज्वाइन किए हैं. तो की फीचर देखो, हीमोग्लोबिन कंटेन 4 सब यूनिट, 2 are of alpha, 2 are of beta type. They are connected to each other through hydrogen bonding. अब इनके बीच में ये सब यूनिट एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है. Each सब यूनिट कंटेन 1 हीम ग्रुप. हीम मतलब आयरन एंड porphyrin ring surrounded by globular protein. It carry 4 oxygen molecule. It contain 4 heme group. So 1 unit contain 1 oxygen molecule. So total hemoglobin capacity is carrying 4 oxygen molecule. समझ रहे हो? अब mechanism of hemoglobin. Hemoglobin carry oxygen from lungs. So जब हम air को inhale करेंगे, so air will go into lungs. lungs में अब hemoglobin lungs से वो ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है towards the tissues. ठीक है. सो हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज एंड ट्रांसफर इट टू द मायोग्लोबिन. अब टिश्यूज के तरफ आने के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अटैच टू हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा मायोग्लोबिन के पास, क्योंकि टिश्यूज में, सेल्स में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन का काम सिर्फ कैरी करना है, बट स्टोर करने का काम जो है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम जो है वो मायोग्लोबिन करेगा. सो ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू मायोग्लोबिन. ठीक है. सो tissues and transfer it to the myoglobin. Myoglobin role is to store this oxygen until there is a need of it for energy production and degradation of a food. तो तब तक ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है. अब मायोग्लोबिन कंटेन ओनली 1 हीम ग्रुप. जैसे आपने वहां पे 4 सब यूनिट देखे थे, वैसे मायोग्लोबिन इज जस्ट दिस 1 सब यूनिट, ओनली 1 यूनिट. मायोग्लोबिन कंटेन ओनली 1 हीम ग्रुप. यहाँ पे एक आयरन है और उसके सराउंडिंग में एक पोर्फिरिन रिंग है. दैट्स इट. उसे बोला जाता है मायोग्लोबिन. ठीक है.
नाउ अब हम आएंगे दो टाइप के हीमोग्लोबिन के पास. वन इज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, अनदर इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है आयरन है, पॉर्फिरिन रिंग है, 4 कोऑर्डिनेशन साइट ऑफ आयरन आर ऑक्यूपाइड. 5th coordination site is occupied by nitrogen, which is a part of histidine ring, and this histidine ring is a part of globular protein chain. जो इसके सराउंडिंग में आपने देखी थी ना ऐसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन, उसका पार्ट है ये हिस्टिडीन ग्रुप, और उसका एक नाइट्रोजन 5th कोऑर्डिनेशन साइट पे है, एंड दिस 6th कोऑर्डिनेशन साइट इज एम्प्टी. ठीक है. सो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया. अब ये जो 6th कोऑर्डिनेशन साइट है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनता है. इन दोनों में क्या क्या फर्क है आप देखो. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज Fe+2. ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मैं आपको बताती हूँ पूरा डिटेल. सो दिस इज ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड दिस इज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इट इज हैविंग 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में वो हाई स्पिन की तरह इलेक्ट्रॉन फिल करता है. सो Fe+2 हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6. जब ऑक्सीजन आता है तब Fe+2 एज एन Fe+2 भी रह सकता है, और आगे मैं बताऊंगी इट कैन बी Fe+3. अभी Fe+3 कब होगा ये कंडीशन मैं बाद में बताती हूँ, पहले बस नोट डाउन करो. Fe+2 ही है, बट हाई स्पिन इज कन्वर्टेड इनटू लो स्पिन. सो d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6. T2J ऑर्बिटल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंटेन 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, and that is why oxyhemoglobin is diamagnetic in nature, deoxyhemoglobin is paramagnetic in nature. One more important point. अब ये है पॉर्फिरिन रिंग और ये है आयरन. अब आयरन को मैंने नीचे क्यों लिखा है, ये जो पॉर्फिरिन की रिंग है, सो आयरन इन डीऑक्सीहीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट आउट ऑफ दिस पॉर्फिरिन रिंग. क्यों? क्योंकि इसकी साइज जो है वो 92 पिकोमीटर है, विच डज नॉट मैच दिस कैविटी साइज ऑफ 4 नाइट्रोजन ऑफ पॉर्फिरिन रिंग. तो ये जो पॉर्फिरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन है, ये एक स्पेसिफिक कैविटी तैयार करते हैं, बट आयरन इन डीऑक्सीहीमोग्लोबिन इट इज हैविंग लार्जर साइज देन दिस कैविटी. तो वो ये रिंग का जो प्लेन है ना उसके नीचे आता है आयरन. जैसे ही ऑक्सीजन अटैच होता है, द हाई स्पिन Fe+2, यहाँ पे हाई स्पिन होता है ना डीऑक्सी में, वो लो स्पिन बन जाता है, और इस आयरन की साइज जो है वो डिक्रीज होती है इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन. साइज डिक्रीज हो गई तो वो इस पॉर्फिरिन रिंग के कैविटी में फिट हो जाता है. राइट. तो देखो Fe+2 डीऑक्सी में 92 पिकोमीटर होता है, बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन में वही Fe+2 75 पिकोमीटर होता है, सो दैट इट कैन बी एग्जैक्टली फिटेड इनटू कैविटी साइज ऑफ दीज 4 नाइट्रोजन ऑफ द पॉर्फिरिन रिंग. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई स्पिन में आयरन +2 की साइज ज़्यादा है, बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो देर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, and size of Fe+2 in high spin is 92 picometer, and size of Fe+2 low spin is less because there is 0 unpaired electron. There are no electron repulsion, so size is less, that is 75 picometer. समझ रहे हो? अब देखो, अब तक हमने क्या सीखा था कि डीऑक्सी फॉर्म में Fe+2 हाई स्पिन होता है, ऑक्सी फॉर्म में Fe+2 लो स्पिन बनता है, बट इन दिस ऑक्सी फॉर्म दिस Fe+2 कैन बी Fe+3 लो स्पिन व्हेन कंडीशन, रिमेंबर द कंडीशन. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो इस तरीके से अटैच्ड है, O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी ऐसे ही अटैच्ड है, O डबल बॉन्ड O, बट जैसे ही ये ऑक्सीजन O- इस तरीके से अटैच हो जाता है, यानी कि Fe+2 गिव्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू O2 फ्रैगमेंट
and this neutral O2 is converted into OO minus, then Fe+2 gets converted into Fe+3. So this is also oxyhemoglobin. This is also oxyhemoglobin. So in oxyhemoglobin, oxidation state of iron, it depends on the binding mode of oxygen. Fe+2 अगर है तो बाइंडिंग मोड सिंपल O डबल बॉन्ड O है, Fe+3 अगर है तो बाइंडिंग मोड OO माइनस है। ये आपको याद रखना है, यही मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे Fe+2 प्लस ऑक्सीजन, ये डीऑक्सीहीमोग्लोबिन है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन में +3 कब होता है? व्हेन द ऑक्सीजन इज अटैच्ड एज OO माइनस। OO माइनस यहाँ पे आप देख सकते हो, कट हुई है डायग्राम। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है उसकी समरी एक बार देखो। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स टिश्यूज एंड सेल्स। रोल ऑफ मायोग्लोबिन इज स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। डीऑक्सीहीमोग्लोबिन Fe+2 हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीहीमोग्लोबिन Fe+2 लो स्पिन डायमैग्नेटिक, और ये फर्दर Fe+3 में कब कन्वर्ट होता है? जब OO माइनस ये ऑक्सीजन का बाइंडिंग मोड होता है। 4 सब यूनिट है हीमोग्लोबिन में, 4 हीम ग्रुप्स है। अब एक ही हीम ग्रुप है मायोग्लोबिन में। डीऑक्सीहीमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ 4 नाइट्रोजन ऑफ porphyrin ring because high spin Fe+2 is having larger size than cavity, hole or cavity at the center of porphyrin ring। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक हमने देखा है। एक बार रीड करो समरी। तो नेक्स्ट देखो, अब हम देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन में ही, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन चेन, यानी कि जिनको हमने ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन ऐसा बोला था, ग्लोब्यूलर चेन ऑफ प्रोटीन, इनका रोल क्या है? सो द रोल ऑफ प्रोटीन चेन इज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हिमैटिन। हिमैटिन एक कंपाउंड का नाम है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। सो सी, ये आपके 4 हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप के सराउंडिंग में ये पिंक कलर, रेड कलर, ये जो आपको चेन्स दिख रही है, ये है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दे प्रोवाइड अ शील्ड और दे प्रोवाइड अ स्टेरिक हिंड्रेंस। सो 2 हीम ग्रुप को सेपरेट करने का काम जो है, वो काम ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन्स करती है। सो दीज ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन्स दे आर सेपरेटिंग द 2 हीम ग्रुप, एडजेसेंट हीम ग्रुप। ठीक है, तो देखो ये है हमारा आयरन प्लस porphyrin, दैट इज हीम, दिस इज porphyrin रिंग। नाउ porphyrin रिंग और आयरन +2 हीम ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट किया है हमने, P फॉर porphyrin, Fe+2 जो कि porphyrin रिंग में प्रेजेंट है। व्हेन ऑक्सीजन अटैचेस टू द आयरन, कैसे अटैच होगा वो? O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो दिस porphyrin रिंग विच इज सराउंडेड the iron and O double bond O, if suppose there is no globular protein chain, सिर्फ रिंग है, बीच में आयरन है और चेन साइड में नहीं है, तो दूसरा आयरन एंड porphyrin, इसको हीम ग्रुप हम बोलेंगे, तो दूसरा हीम ग्रुप इस एडजेसेंट हीम ग्रुप के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देखो, सपोज इन दोनों के बीच में ये चेन नहीं है, ये चेन नहीं है, so these 2 adjacent heme group can react with each other, right? So this FeO double bond O can react with another heme group, so they form mu peroxo complex। Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है O single bond O Fe+3। so here O2 is present as O2 minus, this is peroxide, right? peroxide, so mu मतलब ब्रिजिंग, 2 आयरन के बीच में ये पेरोक्साइड प्रेजेंट है, सो दिस इज पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स। अब देखो, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स Fe+3 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+4 एंड ईच ऑक्सीजन फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ आयरन, और इसे बोला जाता है फेराइल कॉम्प्लेक्स। फेराइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब फेराइल कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा फेराइल कॉम्प्लेक्स है, Fe+4 में है। अब ये फेराइल कॉम्प्लेक्स अगर नॉर्मल हीम के साथ अगेन रिएक्ट करता है, आयरन प्लस porphyrin, तो एक ऑक्सीजन 2 आयरन को ब्रिज करेगा। देखो इसे बोला है म्यू, मतलब ब्रिजिंग। किसका ब्रिज है? ऑक्साइड का ब्रिज है, इसलिए ऑक्सो,
और डाइमर, म्यू ऑक्सोडाइमर, जिसमें दोनों भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, Fe+3 में प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन उन दोनों के बीच में है. सो म्यू ऑक्सोडाइमर इज कॉल्ड एज हिमैटिन एंड दिस हिमैटिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन. हमारा हीमोग्लोबिन जो है दिस कैन कैरी ऑक्सीजन. जब हीमोग्लोबिन का कन्वर्जन हिमैटिन में होता है तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता. अब अगर 4 सब यूनिट, 4 हीम ग्रुप्स के बीच में ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन्स प्रेजेंट है, तब ये 2 हीम ग्रुप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हिमैटिन प्रोडक्शन नहीं होगा एंड हीमोग्लोबिन विल फंक्शन नॉर्मली, राइट. सो सी, हिमैटिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन. Oxygen carrying capacity of hemoglobin is reduced due to formation of a hematine. Globular protein chain prevent the formation of hematine because globin provide lot of steric hindrance in between 2 heme group. 2 heme group के बीच में ये globular protein chains है, so that 2 heme cannot combine to form hematine. Globin provide hydrophobic, तो ये जो chains है ना, ये हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग एनवायरमेंट तैयार करती है, ड्यू टू विच हिम कैन नॉट ऑक्सीडाइज इनटू हिमैटिन. अब दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि हिम के पास अगर वाटर मॉलिक्यूल आता है तब वो हिमैटिन में ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी कि आयरन कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट द एनवायरमेंट ऑफ ग्लोबिन इज हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग, उसके पास वाटर अट्रैक्ट नहीं हो सकता. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज कोऑपरेटिव इफेक्ट. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट द कोऑपरेटिव इफेक्ट. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट. कोऑपरेटिव इफेक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब कोऑपरेटिव, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, राइट. सो देखो, कोऑपरेशन का मतलब सबको पता होता है हेल्प करना, राइट. तो यहाँ पे ये जो 4 हीम यूनिट्स है, हीमोग्लोबिन में ये जो 4 यूनिट्स है ना, अब हर एक यूनिट को एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है. सपोज एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फर्स्ट हीम ग्रुप को, फर्स्ट आयरन को अटैच हुआ है. अब ऑक्सीजन कितने रेट से इस आयरन को अटैच होता है उसको सपोज हम बोलते हैं K1. अब ये है सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू अटैच दिस सेकंड हीम ग्रुप, और उसके रेट को हम K2 बोलेंगे, इसके रेट को हम K3 बोलेंगे, और फोर्थ मॉलिक्यूल के अटैचमेंट को हम K4 बोलेंगे. सो कोऑपरेटिव इफेक्ट टेल्स अस दैट व्हेन दिस फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ फर्स्ट आयरन इन फर्स्ट हीम यूनिट, then the oxygen affinity of this second heme unit increases, means K2 is greater than K1. Again, the oxygen affinity of third heme group towards this oxygen increases. So K3 is again greater than K2 and further K4 is greater than K3. ठीक है. So as the first oxygen molecule attaches the hemoglobin में 4 यूनिट है, 1 2 3 4, उसमें से एक यूनिट का ऑक्सीजन अटैच हो गया, उसके लिए हम रेट कांस्टेंट बोला है K1 और HbO2 कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ. अब फर्स्ट ऑक्सीजन वैसा ही है, सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अटैच टू सेकंड हीम ग्रुप एंड द मॉलिक्यूल हैज बिकम HbO2 ट्वाइस. इसका रेट कांस्टेंट K2 है, थर्ड ऑक्सीजन का K3, फोर्थ ऑक्सीजन का K4 एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑर्डर इज K1 इज लेस देन K2. हम उल्टा देखेंगे, K4 इज द हाईएस्ट, देन K3, देन K2, देन K1. अब इसका मतलब क्या है देखो, हीमोग्लोबिन कंटेन 4 सब यूनिट. व्हेन वन सब यूनिट पिक्स अप एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल Fe+2 कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ रिंग. अब इस तरीके से पॉर्फिरिन रिंग होती है. अब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन इज प्रेजेंट बिलो द पोर्फिरिन रिंग. जैसे ही ऑक्सीजन अटैच होगा और इसके साइड में जो है ना ग्लोब्यूलर प्रोटीन की चेन होती है, जहाँ पे
ये नाइट्रोजन फ्रॉम हिस्टिडीन आल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा, दिस आयरन विल मूव इनटू दिस प्लेन। इसके साथ साथ ये नाइट्रोजन भी इनसाइड में मूव होगा। ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन का कन्फर्मेशन चेंज होता है, राइट। सो Fe+2 कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ रिंग विथ आयरन। हिस्टिडीन भी अंदर मूव होगा which is attached to it, right, also moves and causes conformational changes in globin chain. Since one chain is hydrogen bonded to other 3 subunit, अब ये जो चेन है ना, ये सेकंड सब यूनिट को अटैच्ड है। यहाँ पे सेकंड हीम ग्रुप है। अब यही सेकंड ग्लोब्यूलर चेन थर्ड चेन को अटैच है, थर्ड इज अटैच टू फोर्थ। सो ऑल ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन्स दैट अटैच विथ वन अनदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक चेन में अगर कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है तो सेकंड चेन में भी होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, राइट। एंड ड्यू टू दिस कन्फर्मेशनल चेंजेस, so this increases ability to attraction of O2 molecule due to this conformational changes in globular protein chain. सेकंड हिम ग्रुप की ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज होगी, थर्ड की उससे भी ज्यादा होगी, फोर्थ की उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन एफिनिटी होगी, ठीक है ना। अब इस ओवरऑल इफेक्ट को बोला जाता है कोऑपरेटिव इफेक्ट। एक चेन की वजह से नेबरिंग हिम ग्रुप के ऑक्सीजन एफिनिटी में जो चेंज आता है, जो एफिनिटी इंक्रीज होती है, उसे बोला जाता है कोऑपरेटिव इफेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बोर्स इफेक्ट? कोऑपरेटिव इफेक्ट समझ में आ गया। बोर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सपोज यहाँ लंग्स है, ठीक है ना, ये लंग्स है और ये टिश्यूज है। सो वी आर इनहेलिंग द एयर, एयर की जगह पर मैं ऑक्सीजन लिखती हूँ। सारा का सारा ऑक्सीजन लंग्स में आता है। लंग्स से हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन कैरी करता है टूवर्ड्स द टिश्यूज। टिश्यू में वो ऑक्सीजन यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक लेने का काम, कैरी करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यूज में, सेल्स में तैयार होता है, वो वाटर में डिजोल्व होके लंग्स तक वापस आता है। तो ऑक्सीजन कैरी करने वाले, ऑक्सीजन जहां से कैरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं बताओ? ऑक्सीजन जहां से टिश्यूज तक कैरी होता है उसे क्या बोला जाता है बताओ? और जहां से CO2 लंग्स तक आता है उसे क्या बोला जाता है बताओ? सो सी हियर, this is CO2 which is produced at various tissues and cells. So after production of carbon dioxide वो water में dissolve होता है and it form a carbonic acid. कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। वो आयोनाइज होके HCO3- एंड H+ में कन्वर्ट होता है। अब जितना ज्यादा कार्बोनिक एसिड होगा, यानी कि वो डिसोसिएट होगा HCO3- एंड H+ में, उतना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि वाटर जो है वो एसिडिक pH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, pH क्या होगा? pH डिक्रीज होगा। एसिडिक pH मतलब pH डिक्रीज होता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेंस के थ्रू लंग्स तक वापस आता है और लंग्स में आने के बाद ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, जहां से हम एयर को एक्सेल करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, मतलब वो एक्सेल किया जाता है, ठीक है। वो वेंस के थ्रू लंग्स तक लाया जाता है। अब देखो, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन टिश्यूज, टिश्यूज में ऑक्सीजन कैरी किया हीमोग्लोबिन ने, राइट। अब ऑक्सीजन यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब जब ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तब बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड वेरियस प्रोसेसेस। This CO2 is converted into soluble HCO3- ion, that is a bicarbonate और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ये रिएक्शन देख लो, ठीक है। जितना HCO3 मतलब उतना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, H3O+ इज नथिंग बट H++ H2O, राइट। जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, मतलब pH कम होगा। दिस रिएक्शन इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ब्लड, ब्लड एसिडिक बन जाता है एंड कॉजेस डिक्रीज इन द pH। ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन pH, डिक्रीज इन pH, अब बॉडी ने क्या किया है, pH जो है ब्लड का वो डिक्रीज किया है। अब
दिस इज सिग्नल फॉर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स दैट हीमोग्लोबिन शुड रिलीज दिस ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ऑक्सीजन की बॉडी को ज़रूरत है, सो ड्यू टू दिस डिक्रीज इन पीएच ऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीजेस द ऑक्सीजन। एक बार ब्लड का पीएच कम हुआ तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से सपोज HbO2 ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज होती है और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, हीमोग्लोबिन एज इट इज वापस मिलता है। सो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हुई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना, इसी का मतलब है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इनकी एफिनिटी एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन था, एफिनिटी थी, वो कम हो गई। सो पीएच जब डिक्रीज होता है तो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इनकी एफिनिटी क्या होती है, इनकी एफिनिटी भी डिक्रीज होती है और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। ठीक है, दिस ओवरऑल इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ बोर्स इफेक्ट। समझ रहे हो? एक बार फिर से रीड करो ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोर्स इफेक्ट समझ में आ गया है। अब सपोज y x axis is oxygen pressure. Oxygen pressure is nothing but concentration of oxygen. Y axis is percentage saturation, मतलब आउट ऑफ 100 मायोग्लोबिन यूनिट कितने मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, आउट ऑफ 100 हीमोग्लोबिन यूनिट कितने यूनिट के पास ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, पूरे हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड फॉर्म में कितना है, दिस इज परसेंट सैचुरेशन। ठीक है, अब देखो द हीमोग्लोबिन कर्व एज द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करना स्टार्ट करता है, एक पिक आता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन सैचुरेशन की तरफ जाता है एंड द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व इज अ सिग्मोइडल शेप, इट इज एस शेप और सिग्मा शेप। मायोग्लोबिन की जो कर्व है ना, इट इज कॉल्ड एज, ये देखो ये मायोग्लोबिन की कर्व है, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व, और ये हीमोग्लोबिन की कर्व है, दिस इज सिग्मोइडल और एस शेप कर्व। तो कर्व का शेप आपको याद रखना है, नीचे मैंने लिख के दिया है, देखो मायोग्लोबिन हैज लार्जर ऑक्सीजन एफिनिटी एज कंपेयर्ड टू हीमोग्लोबिन। अब टिश्यूज में जैसे ही हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ये कॉम्प्लेक्स जाएगा जहाँ पे मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्टोर करना है तो वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अपनी तरफ लेके रखेगा। अब टिश्यूज में अगर मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्टोर करना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर ब्रेक करना है, इसके लिए मायोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, इसीलिए मायोग्लोबिन हैज लार्जर ऑक्सीजन एफिनिटी एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ रहे हो? बट ये जो हमने फोर्थ कांस्टेंट देखा था ना, जब फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन को अटैच होता है, उसकी एफिनिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मायोग्लोबिन कांस्टेंट। मायोग्लोबिन का कांस्टेंट यानी कि Km, Km का मतलब क्या है, रेट एट विच दिस वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ मायोग्लोबिन, दैट्स इट। नाउ परसेंट सैचुरेशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइडल इन शेप, ऐसे है ना वो सिग्मा शेप और एस शेप, दिस इज ड्यू टू कोऑपरेटिव इफेक्ट। अब इस शेप का अगर आपको रीजन पूछा जाता है तो आपको बोलना है कोऑपरेटिव इफेक्ट। कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड हुआ, सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एफिनिटी देखो और इंक्रीज हो गई, थर्ड की और इंक्रीज हो गई, फोर्थ ऑनवर्ड्स वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, परसेंट सैचुरेशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन इज नॉट सिग्मोइडल, इट सडनली इंक्रीजेस इवन एट लो प्रेशर, वो हाइपरबोलिक और पैराबोलिक। एक साइड से देखो तो पैराबोलिक, दूसरे साइड से हाइपरबोलिक, सो पैराबोलिक और हाइपरबोलिक कर्व ये होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर लिगैंड। अब हीमोग्लोबिन इट जनरली अटैचेस विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जब ऑक्सीजन की जगह पे हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड लिगैंड अटैच होते हैं तो इसे बोला जाता है पॉइजनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और पॉइजनिंग करने वाले लिगैंड्स कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, अदर देन ऑक्सीजन। ठीक है, सो सी हियर दिस इज आवर नॉर्मल ऑक्सीहीमोग्लोबिन। व्हेन
carbon monoxide, cyanide, nitrogen oxide attaches instead of this oxygen molecule, then it causes poisoning of hemoglobin. These ligand can bind with more affinity as compared to oxygen. So why? Because of pi acceptor ligand. CO ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, NO में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी, दे आर हैविंग पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी. जैसे हमने देखा था मेटल को अगर कार्बोनिल अटैच्ड है, सो इट इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर. इसीलिए CO ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. और ऐसा अगर होता है, ऑक्सीजन की जगह सारा CO ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेगा, सो देयर विल बी नो सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. दिस कैन कॉज मेनी डिफेक्ट्स. दिस लीड्स टू मेनी डिफेक्ट्स और मेनी डिसीजेस. ओके, सो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी 200 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू ऑक्सीजन. इसीलिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन की तरह एक्ट करता है हमारे बॉडी के लिए. इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. अब यहाँ तक की समरी देखो, हमने क्या क्या स्टडी किया है. बोर्स इफेक्ट. बोर्स इफेक्ट is related to HbO2 and CO2. pH डिक्रीज होगा एंड एफिनिटी के ऊपर उसका क्या असर होगा. ऑल दीज टर्म्स आर इंक्लूडेड इन बोर्स इफेक्ट. कोऑपरेटिव इफेक्ट, इसमें K1, K2, K3, K4 ये आते हैं, राइट. सिग्मोइडल कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हाइपरबोलिक कर्व ऑफ मायोग्लोबिन. पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO, CN- एंड NO. तो इतने सारे पॉइंट्स हमने अब तक कवर किए हैं. सो रिवाइज दिस पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट टाइम.